गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा पेपर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो हमारे बीए सेकेंड ईयर का पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसको पढ़ रहे थे और उसकी हमने शुरुआत की थी। शुरुआत में हमने ये देखा था कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स का जो दर्शन है वो मूलतः है क्या, ये हमने जाना। इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत सुकरात शुरू किया था कि हमने जानने की कोशिश की थी कि सुकरात अपने दर्शन का प्रारंभ कैसे करते हैं और एक तरीके से सुकरात को प्रेरणा कहाँ से मिलती है अपना दर्शन प्रारंभ करने की, या कुछ जो समस्याएं हैं उनकी, वो मतलब हम कुछ किन्हीं विचारों को हम जानते हैं, हम या तो उनसे सहमत होते हैं या उनसे असहमत होते हैं। जब हम उनसे असहमत होते हैं तो फिर हम अपना चिंतन ये कह सकते हैं उपयोग में लाते हैं, या हम सोचते हैं कि अगर मैं इससे असहमत हूँ तो मेरे हिसाब से क्या सही है, या फिर क्या ऐसा होना चाहिए जो इस तरह उचित हो कि उसको ज़्यादातर लोग स्वीकार कर लें। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सुकरात का दर्शन है वो सोफिस्ट के दर्शन की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने आता है। तो हमने बेसिकली तो देखा कि सुकरात दरअसल चाहते क्या थे, जब वो दर्शन बोलते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि सुकरात किन मेथड से अपनी बात कहते थे और अपना विचार लोगों तक पहुंचाते थे। ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि सुकरात का कुछ रिटर्न में नहीं मिलता। सुकरात ने जो कहा है वो वर्बली ही कहा है, बोलकर कहा है। उससे कलेक्टिवली मतलब ये कह सकते हैं उसको इकट्ठा करने का काम उसके शिष्य खासकर प्लेटो ने किया, और तब से लेकर आज तक हम प्लेटो के माध्यम से सुकरात को जानते हैं। अब कुछ मेथड जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे सुकरात के जो मेथड है, एक उसका सबसे मैं कह सकती हूँ प्राथमिक और महत्वपूर्ण आधारभूत पद्धति थी, वो उसकी संदेहास्पद पद्धति थी कि संदेह की पद्धति के आधार पर सुकरात अपनी बात प्रारंभ करता था और बताना चाहता था लोगों को कि असल में वो क्या सोचता है। वो उसी बात को अक्सर दूसरों के मुंह से उगलवा लेता था, या ये कह सकते हैं कि वो उस बात को दूसरों के मुंह से बुलवा लेता था। जैसे अगर हम किसी भी पद्धति को संदेहास्पद पद्धति कहते हैं तो उसमें एक बात तो हमें क्लियर समझ में आ जाती है, वो ये है कि संदेहास्पद पद्धति में जो ज्ञाता होता है, जानने वाला होता है, वो संदेह करता है। जिसका भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके विषय में वो संदेह करता है। उसके संदेह का उद्देश्य क्या होता है? निश्चित ज्ञान प्राप्त करना। हर संदेह और संशय का उद्देश्य हमेशा निश्चित ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो उनके संदेह का उद्देश्य भी निश्चित ज्ञान प्राप्त करना है। तो अब सुकरात यही करता था। सुकरात किसी भी प्रत्यय, किसी भी विचार के बारे में एक मतलब संशय या अनभिज्ञता प्रकट करता था, और वो जो भी व्यक्ति उसके सामने होता था उसके अपनी बात कहता था, और वो व्यक्ति जो भी उसका विचार था, उसका जीवन का जो भी अनुभव रहा है, वो उसको बताने की कोशिश करता था। जैसे मान लीजिए सुकरात ये कहता था कि बताइए न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है। तो सुकरात के जो शिष्य होते थे या सुकरात के जो मित्र होते थे वो अपने अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा देते थे कि न्याय परंपरा से चला आ रहा है, कोई सिद्धांत है जिसके हिसाब से व्यक्ति अपना जीवन जीता है, या फिर न्याय एक वो थ्योरी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही न्याय करता है। ठीक है। शक्तिशालियों का एक साधन है न्याय, जिसके माध्यम से वो जो दुर्बल लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग है, उस पर शासन करता है। तो इस तरीके से न्याय की अलग अलग परिभाषा लोग देते थे, और सुकरात उन सबों में दोष दिखलाकर ये बताता था कि ये जो परिभाषा है ये न्याय की या किसी और प्रत्यय की, वो नैतिकता हो सकती है या सुंदरता हो सकती है। सौंदर्य भी एक प्रत्यय है अगर हम इसकी परिभाषा करने की कोशिश करें। ज्ञान क्या होता है, सद्गुण क्या होता है, इसी तरीके की बातें वो अपने मित्रों से या शिष्यों से करता था सुकरात, और उनमें कमी दिखाकर उसे और परिष्कृत करने की कोशिश करता था। उसका उद्देश्य
उस सिद्धांत की कमी दिखाकर अपना ज्ञान प्रकट करने या सामने वाले को कमतर दिखाना नहीं होता था। उसका उद्देश्य उस प्रत्यय की श्रेष्ठ और अधिक सत्य के निकट परिभाषा प्राप्त करना होता था। और एक बात, जैसे सोफिस्टों की पद्धति भी शुरुआत में संशयात्मक पद्धति, लेकिन और संशयात्मक पद्धति बाद में भी वेस्टर्न फिलॉसफी में हम देखेंगे कि ह्यूम ने भी उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन और एक तरीके से ये एक दर्शन ही चल पड़ा है जिसे संशयवाद का दर्शन कहा जाता है। लेकिन सुकरात के दर्शन में और उस संशयवादी दर्शन में फ़र्क ये है कि सुकरात संशय से अपने दर्शन का प्रारंभ करता है, अंत नहीं। अंत उसका उद्देश्य है कि वो निश्चित ज्ञान प्राप्त करे। वो संदेह से शुरू करता है ताकि जो भी अस्पष्ट चीज़ें उसके सामने हैं उनमें संशय करता रहे तब तक जब तक संभव है और एक निश्चित और स्पष्ट ज्ञान उसको ना मिल जाए। तो उसका जो संदेह है वो प्रारंभिक है और निश्चित नहीं। जबकि सोफिस्ट और बाकी जो संशयवादी दर्शन होते हैं या दार्शनिक होते हैं वो आखिर से लेकर अंत तक संशय को अपना एक मेथड ही बनाए रखते हैं। वो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते और इस बात पर भी विश्वास नहीं कर सकते कि एक निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जबकि सुकरात, हमने पहले ही देखा कि सोफिस्टों से इस बात में अलग हैं, जहाँ सुकरात ये कहते हैं कि मैं एक निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा सामान्य तत्व खोजना चाहता हूँ सबके ज्ञान में जिसको सभी मनुष्य सीमाओं से जिनका अतिक्रमण हो और जिसको सब स्वीकार करें। देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो ज्ञान ना बदले। अब कोई संशयवादी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सुकरात जब संशयवाद की बात कहता है तो उसका उद्देश्य ये है कि वो अपने संशयवाद को सिर्फ शुरू करेगा, बाद में वो उस समस्या का या उस प्रत्यय का विश्लेषण करेगा और आखिर में वो उसका हल पालेगा। ये तो उसकी संदेहास्पद पद्धति हुई जो सोफिस्टोस और बाकी संशयवादी दर्शकों से अलग है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पद्धति जिसका इस्तेमाल सुकरात करता था वो थी उसकी संवादात्मक पद्धति। मतलब वो बातचीत से ही ज्ञान प्राप्त करता था और अपने शिष्यों की या अपने मित्रों की भी मदद करता था। कि जैसे प्रश्न पूछता था सामने वाले से, सामने वाला फिर जवाब देता था। सुकरात अगर उसमें कोई दोष है तो बताता था, कोई अस्पष्टता है तो बताने की कोशिश करता था, उसकी आलोचना करता था। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं संवाद के माध्यम से। ये एक द्वंद्वात्मक पद्धति भी दरअसल ये कहलाती है और हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी दर्शन में सुकरात ने ही द्वंद्वात्मक पद्धति को बेसिकली शुरू किया। द्वंद्व के माध्यम से क्या होता है, दो लोग परस्पर वाद विवाद के माध्यम से एक सत्य पर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उससे प्रतिपक्ष की कोई बात कहता है, फिर पहला व्यक्ति उस पर दोष निकालता है, फिर दूसरा व्यक्ति पहले में दोष निकालता है। दोनों का उद्देश्य सत्य प्राप्त करना है। तो द्वंद्व मतलब दो वस्तुओं के बीच में तार्किक विश्लेषण के माध्यम से किसी एक बिंदु पर पहुंचने की कोशिश करना, ये संवादात्मक पद्धति होती है। इसमें आलोचना भी की जाती है, विश्लेषण भी किया जाता है, लेकिन उद्देश्य होता है सत्य प्राप्त करना, संवाद करना, बातचीत करना। इसके अलावा एक पद्धति और जो हम ये कह सकते हैं कि सुकरात की थी वो थी अनुभवात्मक पद्धति। सुकरात ये कहता था कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो हम अपने आसपास के अनुभव से समझ कर कहें। या तो उस अनुभव में कोई कमी हो तो हम उसका अतिक्रमण कर जाएं, या उस अनुभव में अगर हमको सत्य लग रहा है तो हम उसको स्वीकार करें। एक उसकी पद्धति को हम ये कहते हैं कि आगमनात्मक पद्धति है। उसकी इस अनुभवात्मक पद्धति को ही हम आगमनात्मक पद्धति इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो कुछ कुछ तथ्य स्वीकार करता था, विशेष तथ्यों को स्वीकार करता था और उनमें से कुछ सामान्य तत्व निकालता था। इसे आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, विज्ञान भी इस पर काम करता है। मतलब अधिकतर विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वो इस आगमनात्मक पद्धति के माध्यम से ही कार्य करता है। इसी पद्धति के माध्यम से वो ये जानता है कि एक मैंने उदाहरण ये लिया, एक उदाहरण मैंने ये लिया, एक प्रयोग मैंने ये किया, एक प्रयोग मैंने ये किया, और ये तमाम प्रयोग करने के बाद कोई एक नियम निकल कर आया
कि इन परिस्थितियों में अगर ऐसा प्रयोग कोई करेगा तो वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा। तो सुकरात का मेथड भी बेसिकली वो था। तो अभी हमने इस क्लास में, इस लेक्चर में ये समझने की कोशिश करी कि सुकरात किन मेथड्स को काम में लेता था जिसके माध्यम से वो सत्य तक, या जिसे वो ज्ञान कहता है, सद्गुण कहता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करता था। कल हम इसके ज्ञान के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जो एक तरीके से इसका सद्गुण का सिद्धांत ही कहलाता है, और इसका जो मुख्य योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो एथिक्स में है। कल हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।